मुझे एक कॉल आता है प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी का कि तुम दिल्ली आ जाओ, आज शाम को मिलो। वसुंधरा जी ने इसको काफ़ी एडवर्सली लिया कि ये क्या हो रहा है। शी सेड कि भाई आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, जब तक इनका ऑर्डर नहीं निकलेगा यहाँ से जाने का तब तक मीटिंग शुरू नहीं होगी। फैक्ट दैट कि जो पूरा जो इवेंट है उसको फ्रंट पेज पे वहाँ के अखबार ने इस जूसी हेडलाइंस के साथ बांटा, उसके साथ एम्बेरसमेंट भी हुआ। निर्मला जी आई, उसके बाद कुछ स्थितियाँ ऐसी बनने लगी, ये हटाओ। तो ये वित्त मंत्री जी चाहती हैं कि ये नोट नहीं रहे। लिटरली 20 पन्ने की नोट शीट को राजीव कुमार के ऑफिस में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नोट शीट्स बदली नहीं थी और न मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार था। 2018 और अर्ली 2019 में कई ऐसी चीज़ें होने लगी थी जिसमें मेरे प्रिंसिपल्स के बारे में डिफरेंस थे। अब टाइम इज़ अप। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मनमोहन सिंह वो वीक हो गए उस समय, एरुडिट होने के बावजूद, इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद, इतने कंस्ट्रक्टिव होने के बावजूद, यूपीए 2 के टाइम में कि भाई एक मिनिस्टर उनका 40 मिनट तक नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी से पहले कैबिनेट की मीटिंग्स में कैबिनेट सेक्रेटरी इनके पास में बैठते थे, एजेंडा पढ़ते थे, सेक्रेटरीज को जिसका भी आइटम था उनको अंदर बुलाते थे और उनके साथ डिस्कशन होता था। अब इन्होंने काफ़ी बदल दिया है। अब कैबिनेट सेक्रेटरी सामने दूर बैठते हैं, कोई पास में नहीं बैठता, कोई सेक्रेटरी अंदर रेयरली बुलाया। 2 साल के टेन्योर में मैं यहाँ रहा, उसमें किसी भी आइटम के डिस्कशन में अंदर। तो अलग अलग तरीका है लोगों के काम करने का। मोदी 1.0, नरेंद्र मोदी 2.0 और 3.0 में बहुत फ़र्क। चैलेंज आता है तो उस चैलेंज से घबराने की जगह उस चैलेंज को कैसे मीट किया जाए, इसका सलूशन निकालना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में यूपीएससी कैसे आया? ओह, यूपीएससी से पहले मेरे ख्याल से आईएएस आया, सिविल सर्विसेज आई। जब ये एहसास होने लगा कि सिविल सर्विसेज का ऑप्शन जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है सर्विस के लिए, तब फिर उसके बाद ये समझ में आने लगा कि सिविल सर्विस में जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तब यूपीएससी के बारे में ख्याल आया कि भाई यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है, इंटरव्यू करती है। और जब मैं पहली बार यूपीएससी गया इंटरव्यू देने, उस समय मैंने यूपीएससी को पहली बार देखा। उससे पहले यूपीएससी केवल एक रास्ते का बड़ा भारी एग्ज़ामिनेशन सेंटर है कि जिसके ज़रिए आपको गुज़रना है। तो ये समझिए मैं 1982 में अपीयर हुआ था आईएएस के एग्ज़ामिनेशन में। मेरे ख्याल से पहली बार 1979 या 78 के आसपास मैंने ये शब्द सुना होगा यूपीएससी। अच्छा, पहले, बहुत पहले से नहीं? उससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, तो ऐसा था कि बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर लगा कि चलो अब कलेक्टर बनते हैं, ऐसा कुछ था बचपन में? कि होते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर होते हैं बचपन से ही। मैं पढ़ाई में ठीक था, अच्छा था। स्कूल में भी आगे ही आ जाते थे, रैंक में भी बेहतर। फिर पहली बार उसका सबूत तब मिला जब 10th क्लास में बोर्ड में राजस्थान में तीसरी पोजीशन आ गई पूरे स्टेट में। फिर 11th क्लास में भी पोजीशन रही। उस समय तक ये एहसास लगने लगा कि भाई आप में टैलेंट है, आप बेहतर कर सकते हैं। तब मेरे दिमाग में, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, 9th क्लास में उस समय ऑप्शन लेते थे, तो तब ये कि भाई अब क्या ऑप्शन रखना चाहिए ज़िंदगी का, कैरियर के लिए क्या सोचना चाहिए। तो उस स्टेज पे ये मुझे इस बात का प्रेफरेंस लगा। मेरे फादर जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में थे, स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एहसास और वास्ता नहीं रहता था। लेकिन जिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे अजमेर में,
पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉलोनी में है, उसमें संयोग कह दीजिए कि वो उसकी जो दीवार थी उस कॉलोनी की, उसकी दीवार पे दूसरे साइड कलेक्टर का घर था। ओह! सो कॉलोनी से बाहर निकलिए तो कलेक्टर के रेसिडेंस से बाहर निकलते हैं, तो हम लोग वहाँ पहली बार गए थे जब मैं क्लास 11th में था, दैट इज़ 77-78। तो उस समय फिर ये लगने लगा कि भाई ये सिविल सर्विस से आते हैं, तो तभी मैंने कहा कि ये दिमाग बनने लगा। और फिर ये भी रियलिटी चेक करने के बाद कि भाई बहुत लाखों लोग अपीयर करते हैं, बहुत कम सक्सीड प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है पास होने की। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो राइट। कोई एक ऑल्टरनेटिव रहना चाहिए। तो मैंने जो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था, कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स भी शुरू किया। ये 78 में दोनों निर्णय लिए कि भाई इधर जाना है लेकिन ऑल्टरनेटिव के बतौर, और जैसे मैंने कहा फिर उसके बाद आगे बढ़ते आगे चले का गए। फिर तो रास्ता पता ही चली गया। फिर 83 में रिजल्ट आया और फिर सब कुछ पता चल ही गया था। हाँ, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था 82 में। Right. फॉर्चुनेटली आई डिड वेल, देश में पोजीशन भी आ गई चौथी उस समय। और उससे पहले मैंने 8-9 महीने ऑयल इंडिया लिमिटेड में ये जो IAS के एग्जामिनेशन हो जाते हैं अक्टूबर-नवंबर में, उस समय होते थे। तो उसके बाद और जब रिज़ल्ट आता है, ज्वाइन करते हैं अगस्त में, तो बीच में 9-10 महीने का Time वक्त रहता है। तो उस समय मेरे पास, चूँकि मैंने ICW में भी ठीक मेरे रिजल्ट्स रहे, देश में पहला नंबर आ गया था, तो मुझे कई पब्लिक जहाँ भी सेक्टर गए टॉप ही किया वहाँ पे जाके। सो पब्लिक सेक्टर से काफ़ी ऑफ़र आ जाते हैं। उस जी, समय जी। आते थे, आज भी आते होंगे मेरे ख्याल से। वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, टॉपर स्कोर वगैरह वगैरह। तो मुझे भी कई जगह से ऑफ़र आ गए थे। उसमें से एक ही ऑयल इंडिया का था, तो वो ठीक लग रहा था। वो एक लेवल पे हायर पे भी दे रहे थे क्योंकि वो आसाम में था। सो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, 7-8 महीने वहाँ रहे और फिर यहाँ पे अपनी एकेडमी में पहुँच गए। जी, आपने किताब में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि कैसे एग्ज़ाम से पहले बहुत कुछ बदलाव हुआ था, आपको रूम चेंज करना पड़ा, फिर वो ₹5 का वो रूम रेंट पे लिया था, उसकी क्या कहानी थी? तो एग्ज़ाम से पहले क्या कुछ हो रहा था? ये मेरे ख्याल से देखिए, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार से जो बच्चे आते हैं, मुझे लगता है उनमें से ज़्यादातर लोगों की कहानी इस तरह की होती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉलोनी में तो हम रहते थे, लेकिन छोटा सा घर था, हम लोग 6 बच्चे थे। वहाँ पे 1.5 कमरा था मुश्किल से रहने के लिए, जो टाइप 2 या टाइप 1 जो क्वार्टर्स होते हैं सरकार के, उस किस्म से। तो घर में बैठ के पढ़ने के लायक जगह वगैरह ज़्यादा नहीं थी। तो वहाँ एक मंदिर के साथ एक धर्मशाला थी। तो वहाँ हमारे एक दोस्त ने कहा कि भाई इसमें आ जाओ, यहाँ एक कमरे में हम पढ़ लेंगे साथ में। तो फिर मैंने वो उनके साथ वो शेयर करके ₹10 में से ₹5 में कमरा मिल जाता था। तो उसमें बट चूँकि पढ़ाई करते थे, रात को देर तक पढ़ाई करते थे, तो उनके जो मैनेजर थे, धर्मशाला के मैनेजर, जैन मंदिर के साथ जो एसोसिएटेड थे, उनको ऐसे लगने लगा कि बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो या तो आप बिजली के बिल के हिसाब से थोड़ा किराया बढ़ा दीजिए, लेकिन किराया सबके लिए बढ़ाना होता है तो वो नहीं कर। तो उन्होंने फिर एक दिन गुस्से में आके कहा कि भाई तुमको छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने बिजली डिस्कनेक्ट कर दी। वो तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ही, जो मेन एग्ज़ामिनेशन के 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब तो आप जयपुर ही चलो, वहाँ एक कमरा लेके वहाँ तैयारी कर लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के साथ ही ऐसा होता है। इट वाज नॉट यूनिक। बट मुझे जो चीज़ ज़िंदगी में मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा दिया, वो ये कि अगर कोई चैलेंज आता है, तो उस चैलेंज से घबराने की जगह उस चैलेंज को कैसे मीट किया जाए, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो वो ये लेसन्स जो मिलते गए, वो बाद में भी बहुत काम में आए। सो फिर हम लोग वहाँ गए जयपुर। उस समय फिर थोड़ा मौसम उस साल ये बड़ा साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन से बारिश ज़्यादा हुई, कुछ डैम्पनेस, कुछ वायरल बढ़ा, तो कुछ बीमार भी हो गया। बट डॉक्टर ने दवा ववा दे दी, तो एग्ज़ाम दे लिया, और रिज़ल्ट चूँकि आया
उससे ये बात मानी जा सकती है कि वो एग्ज़ाम मैंने ठीक ठाक से बहुत अच्छे से एग्जाम दिया हो तो रैंक ही बता देती है। आपने कहा कि हमेशा जो माइंडसेट है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। करेक्ट। यूपीएससी क्वालिफाई हो जाता है, फिर शुरुआत होती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का वो पार्ट आता है जब एक केस स्टडी करनी होती है और उसका इनाम होता है 250 रुपये। लेकिन उस केस स्टडी को लेकर इतना ज़्यादा बवाल क्यों मच गया था? ये भी देखिए संयोग ज़्यादा है इसमें। वो जो ट्राइबल अटैचमेंट एक हिस्सा होता है प्रोफेशन में, भारत दर्शन वाले अटैचमेंट्स में, और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई आप जाइए देश के ट्राइबल्स एरियाज़ में, देखिए कैसे ट्राइबल्स रहते हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट के, और फिर उनसे बात करिए, कुछ समझिए, कुछ एक सर्वे भी करना होता था। तो अनफॉर्चुनेटली एक ये कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है सिविल सर्विस में। एक तरफ तो बहुत सारे ऑफिसर्स ये सोचते हैं कि भाई एक बार सिविल सर्विस में आ गए तो हम राजा बन गए, हमारा लाइफ सेट हो गई है। हाँ, लाइफ सेट हो गई। मोर देन दैट कि वी आर किंग्स, माने दैट फ्यूडल एटीट्यूड कि ये क्या है ट्राइबल अटैचमेंट वगैरह, इनको नहीं, आप तो मज़े करिए, घूमिए फिरिए, देखिए। और सो वहाँ जो कलेक्टर थे अनफॉर्चुनेटली वो उनका एटीट्यूड दूसरे प्रकार का था, तो उन्होंने वो ट्राइबल अटैचमेंट को लिटरली ख़त्म कर दिया। वो हुआ नहीं ढंग से। वो सारा ही वो फॉरेस्ट देख रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, वो बजा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। सो उस प्रकृति में तो मुझे ऐसा लगा कि ट्राइबल अटैचमेंट तो एक तरह से वेस्ट हुआ ही। तो एक ही अपॉर्चुनिटी है पब्लिक सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए और लिख दिया जाए उसको केस स्टडी के बतौर। और एकेडमी में ये स्कीम थी उस समय कि भाई आप अगर केस स्टडी लिखिए, उसका रिवार्ड भी था, तो 250 रुपये काफ़ी मायने भी रखते थे। तो मैंने वो केस स्टडी लिख दी। अब केस स्टडी का नॉर्मल पाथ ये होता है कि आप केस स्टडी लिख दीजिए, अगर एकेडमी को केस स्टडी पसंद आ जाती है तो वो अप्रूव कर देते हैं, आपको 250 रुपये दे देते हैं, और वो फिर केस स्टडी जो एकेडमी के एक जर्नल है एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें छाप देते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द मैटर कि भाई उसके साथ आपका मामला समाप्त हुआ। बट संयोग अगर देखें तो उस समय जो डायरेक्टर थे वहाँ एकेडमी के, वो मध्य प्रदेश काडर के थे। जो ज़िले में जिसके यहाँ गए जो कलेक्टर MP राजन, उनके साथ उनका किसी समय कोई विवाद हो गया होगा, किसी तरह की परेशानी होगी, तो उनको लगा कि ये एक मटीरियल बड़ा अच्छा हाथ में आ गया कि एक कलेक्टर किस तरह से ट्रेनिंग को ख़राब कर देते। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये जो आपने सारा लिखा है, तुमने जो लिखा है वो सब सही है? तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं लिख के भी अगर आप चाहें तो दे देता हूँ कि भाई एवरी इंसिडेंट इज़ नथिंग इज़ काल्पनिक कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें सारे की सारी हकीकत है, फैक्ट्स हैं। तो उन्होंने फिर उसको भेज दिया मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी को कि इन कलेक्टर की जो है उनसे एक्सप्लेनेशन का कॉल कर लीजिए। तो जब किसी कलेक्टर का जो एक फ्यूडल अपने आप को राजा समझता है, उसका एक्सप्लेनेशन कॉल होता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसलिए फिर वहाँ पे वो सब ये एक के बाद एक चीज़ें होती चली गई, और अल्टीमेटली कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो वो कलेक्टर के जो कंडक्ट था वो आइसोलेटेड नहीं था। बाद में उन्होंने ही वॉज इन्वॉल्व के एक मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से वहाँ से कोई 700-800 करोड़ का नुकसान हुआ, करप्शन हुआ। फाइनली ही हैड टू लीव। तो सर्विस को भी छोड़ के, हालांकि प्रोसिक्यूशन नहीं किया, करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, बट सर्विस से तो छोड़ना पड़ा। तो ये कई बार आपको अंदाज़ा नहीं होता जब आप कोई चीज़ करते हैं कि वो उसके क्या स्पिन ऑफ्स हो जाएंगे, क्या उसमें से एक से निकल के दूसरी चीज़ हो जाती है। बट उसका कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, इसके लिए आपको कोई सही काम नहीं करना चाहिए, ये भी गलत। तो आप अपना काम करिए कि जो भी कुछ परिणाम होंगे हो जाए, उसके हिसाब से फिर आगे की जर्नी तय की जाएगी। राइट सर, आपका जो टेन्योर है वो 30 साल से ज़्यादा का रहा है। उसमें अभी हम बात कर रहे थे जो ऑफिसर्स के बीच में भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो आपने अपनी जर्नी में क्या ये पाया है कि कई बार जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से जो काम उन्हें करना है उसमें दिक्कत आ जाती है? देखिए, जहाँ तक IAS ऑफिसर्स का सवाल है, पहले कई साल की सेवा जो होती है वो तो उनकी दूसरे IAS अफसरों के नीचे ही होती है, स्पेशली स्टेट्स में।
और केंद्र में तो थोड़ा देर से आते हैं, बट केंद्र में भी ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स के साथ ही उनकी सेवाएं शुरू में पहले 15-20 साल तक तो होती है। पॉलिटिशियंस के साथ थोड़ा समय लेट बाद में आता है, जब आप स्टेट में सेक्रेटरीट में काम कर रहे होते हैं या सेक्रेटरी के रूप में, या यहाँ पे आप जॉइंट सेक्रेटरी या ऊपर भारत सरकार में काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, तकरीबन 2/3 लाइफ तो आपकी प्रैक्टिकली अपने दूसरे कोलीग्स के साथ ही, जो आपसे सीनियर हैं और आपके जूनियर हैं, उनके साथ ही बीतती है। और ये बात भी सही है। देखिए, देश का कानून भले ही एक हो, देश का संविधान भले ही एक हो, लेकिन उसको इंटरप्रीट तो आदमी करते हैं, ऑफिसर ही करते हैं, राइट। उसमें बदलाव करने की बात हो या उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो, उसमें भी करने वाले तो ऑफिसर्स हैं। और ऑफिसर्स की पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, मानसिक ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्टिव्स वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब उनके कारण से ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। कुछ जैसे इसमें आप देखें, अब बतौर कलेक्टर ही अगर आप काम कर रहे हैं, राइट, तो एक कलेक्टर तो ये हो सकता है जिसको जिनकी इच्छा ये है कि वो अपने सीनियर्स को, मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा सॉर्ट ऑफ प्लीज़ करें उनको, ताकि उनका कलेक्टर बनी रहे या प्रमोशन, वो ज़्यादा ज़िले में कलेक्टर बन जाएं। तो बतौर एसडीओ जो है, मैंने काफ़ी 2 चैप्टर लिखे हैं इसमें, बतौर एसडीओ जो है आपको वो फिर डिफरेंटली डील करेंगे, या इसी तरह से सेक्रेटेरिएट में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में। तो ये बिल्कुल सामान्य है कि ऑफिसर्स के बीच में सिस्टम में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पर उसमें रेजोल्यूशन के भी मैकेनिज्म हैं। आप डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फाइलों पे लिखते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। कुछ समय कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, उस केस में ऑफिसर के तबादले, कई बार पब्लिक केस भी हो जाते हैं, कोई पुलिस केस भी हो जाता है कभी कभी। सो बट मोस्टली देयर इज़ अ रेजोल्यूशन कि आपका स्थिति, और उसमें हिरार्किकल स्ट्रक्चर भी है कि अगर सीनियर को डिसाइड करे तो सामान्य थे वो निर्णय आप मान लेते हैं, लेकिन अगर वो आपको लगे कि वो निर्णय के पीछे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, या पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा, या इसका केवल स्वार्थ पूरा होगा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ सकता है। राइट। मैं पढ़ रही थी, उसमें इस चैप्टर में एक पार्ट में लिखा था कि फॉर्मल्स पहनना आपको पसंद नहीं था। उस टाइम पे फॉर्मर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी आए हुए थे, और क्या हुआ था वहाँ पर, उनके साथ जो मुलाकात हुई थी उसका एक्सपीरियंस कैसा था? ये देखिए, कई हमारे ट्रेडिशन जो हैं वो ब्रिटिश पीरियड के चल रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखते हैं बजट पेश होता था, 5 बजे पेश होता था। अभी भी कोर्ट्स में बहुत सारे ट्रेडिशन हैं। इसी तरह से सिविल सर्विस में ये ट्रेडिशन है कि आप जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, वो अगर आते हैं आपके एरिया में विज़िट करने के लिए, तो आप फॉर्मल वियर, मतलब वो बंद गला। अब हिंदुस्तान का क्लाइमेट बंद गले के लिए हर समय सूट नहीं करता। आप सर्दियों में फिर भी बंद गला चल सकता है, लेकिन गर्मी में अब बंद गला पहनिए तो उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि भी कोई भी चीज़ करें तो उसका रेशनल क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसको जानने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मुझे जब वो अपील नहीं करता, वो लॉजिक अपील नहीं करता, तो फिर मैं उसको नहीं अपनाता। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है कि या तो एक तरफ फॉर्मल जो है, आपके परंपरा है, प्रेसिडेंट है, फॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से तो आप कोट पहनिए, बंद गला पहनिए। अगर प्रेसिडेंट आपके इलाके में आए हैं, या लेटर ऑन एक दूसरा भी इंसिडेंट मैंने, जब हमारे गवर्नर राजस्थान के आए थे, मैं उनको रिसीव किया, तो ज्ञानी जी जब आए थे तब तो मैं एसडीएम था, और जब ये आए थे, गवर्नर आए, उस समय मैं कलेक्टर था राजसमंद में। तो जब ज्ञानी जी को, मैं तो अपना नॉर्मल पहन के चला गया था, बंद गला नहीं था।
तो हमारे कलेक्टर ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो तुम ये, तो उन्होंने एक दूसरे ऑफिसर का उतरवा के मुझे पहना दिया और तो वो तो ऐसे निकल गया। बट दूसरे में जब गवर्नर आए वहाँ पे और मैं लिटरली आधी स्लीव्स की शर्ट में पहुँच गया, तो वाजिब था गवर्नर भी पूछेंगे भाई कौन है, तो बताया कि भाई ये कलेक्टर है यहाँ के। तो खैर उन्होंने कुछ ज़्यादा माइंड नहीं किया, वो भी प्रैक्टिकल आदमी थे, बट वो जो हमारे कमिश्नर थे उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेज दी। बट लॉजिक ये है कि हम इन चीज़ों पे रिव्यू क्यों नहीं करते, हम क्यों एक परंपरा को घसीटते हैं, हम क्यों लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए, अगर कोई चीज़ हमारी जीनियस के हिसाब से है, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ठीक नहीं रहती है, तो हम क्यों उसको उस परिपाटी को पीटते रहें। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि सर ने अभी रिसेंटली नई किताब लिखी है नो मिनिस्टर करके, तो सर उस बुक के बारे में जानना चाहती हूँ कि जो टाइटल है इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और ये टाइटल ही क्यों। ये देखिए, मेरा ज़िंदगी में पूरे जो 36 साल मैंने सिविल सर्विस में IAS में रहा, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ करें तो आपके सामने एक पैमाना होना चाहिए कि भाई कोई चीज़ को क्यों किस तरह से डिसाइड करें। एक बड़ा सिंपल पैमाना तो ये हो सकता है जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि भाई जो बॉस कह रहा वो कर दीजिए, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। दूसरे कुछ लोग हैं कि भाई जो कानून है वो जो कह रहा है, जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी स्कीम की गाइडलाइंस हैं, या लॉ में लिखा हुआ है या ब्लू बुक में लिखा हुआ है, तो वो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चले जाएं या प्रेसिडेंट के हिसाब से चलते चले जाएं। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि भाई ये भी एक तरह से पहले जो बात हम कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ है कि कोई भी जो कानून बना हो या गाइडलाइन से बनी हुई है वो अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनी होती है, कि पब्लिक का हित होना चाहिए। हम तो पब्लिक सर्विस में है ना, IAS या सिविल सर्वेंट्स जो हैं पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्विस में रहते हैं, तो वो जो भी करें वो पब्लिक सर्विस के हिसाब से होना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर आप जब प्रैक्टिकली कुछ भी कर रहे हैं एंड आप पाते हैं कि जो स्थिति बन गई है या कोई कानून भी बन गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के बजाय किसी प्राइवेट इंटरेस्ट को सर्व करता है या पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करता है, राइट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैं जब इस हिसाब से सारी चीज़ों को देखता था तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला काफ़ी जल्दी कि भाई आपको पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना है। अगर उससे पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व होता है तो हमें अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की कॉस्ट पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व होता है तो फिर वो मेरा काम नहीं, राइट। तो जैसे आप शुरुआत में SDM के टाइम में MLA आके कहते हैं भाई इनका तबादला वहाँ यहाँ से क्या कर दीजिए, पटवारी को मेरे यहाँ लगा दीजिए, इस ग्राम सेवक को मेरे यहाँ से हटा दीजिए, ये कर दीजिए। वो क्यों कह रहे हैं? हो सकता है वो पटवारी गलत काम कर रहा हो और वो MLA पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ हो तो आप जांच कर लीजिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पटवारी जो है वो MLA दोनों को फ़ायदा मिल रहा है हायरार्की में, हाँ, और या पटवारी ईमानदार है और MLA कोई बेईमानी करना चाहते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लें? तो उस हिसाब से मैंने ये पाया कि अगर मिनिस्टर जो हैं, बाद में तो फिर मैंने पॉलिसी मेकिंग में तो ये बहुत सारा आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है, आप इसको फेस करते हैं। तो ये मैंने पाया कि भाई मिनिस्टर जो है अगर वो कोई ऐसी चीज़ करने के लिए कहे जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप उन मिनिस्टर को नो कह दो, राइट। इम्प्लीमेंटेशन में की स्टेज पे तो ये काफ़ी रिलेटिवली आसान भी है। मान लीजिए आपकी गाइडलाइन कहती है कि गरीब का सिलेक्शन ऐसे करना है, आपकी गाइडलाइन ये कहती है कि भाई इसको आप ये महिला वाली स्कीम बनी है, इस तरह की महिलाओं को ये पैसा आपको देना है, या इनको आपको मेडिकल देना है, या आप इनको लैंड अलॉटमेंट करेंगे तो इस क्राइटेरिया में जो आता है उसको दे दीजिए। और आपका MLA या आपका मिनिस्टर कहता है कि आपको कि भाई आप इसको नहीं मेरे आदमी को दे दो, या मेरे जो पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको दे दो,
राइट, चाहे वो क्राइटेरिया पूरा करता हो चाहे नहीं करता हो, और दूसरे और डिज़र्विंग के मुकाबले पहले इनको दे दो, राइट। तो ऐसी स्थिति में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे तो आप नो आसानी से कह सकते हैं, बट जैसे आप आगे जाएं, जब आप पॉलिसी मेकिंग में, तो वहाँ तो पॉलिसी बन रही है, प्रोग्राम बन रहा है, तो उस समय आपके और विचार डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनली जो मिनिस्टर्स हैं उनको अधिकार है डिसाइड करने के लिए, राइट। तो आप सलाह दे सकते हैं। तो आप उस समय मेरा ये प्रयास रहता था कि भाई आप ऐसी सलाह दें जो देश के हित में हो, जो लोगों के हित में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और मिनिस्टर का भी पर्पस पूरा हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए। और अगर ऐसी स्थिति वहाँ पे भी बनती है कि भाई कोई मिनिस्टर ऐसा चाहते हैं जो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में तो लगता है, लेकिन देश के और पब्लिक इंटरेस्ट में नज़र नहीं आता, तो उस स्थिति में आप क्या कहें? तो उस समय मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप एक अच्छा ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टिव आइडिया देते हैं, विचार देते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका वो जो विचार है, जो सजेशन है, उसको मान लिया जाए। और कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है लेकिन आपका विचार नहीं माना जाए, तो फिर आप छोड़ने के बारे में विचार कर सकते हैं, जो मैंने भी सो 3 स्थितियों में कि भाई इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में तो नो कहिए। अगर आपसे कोई गलत चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, पॉलिसी मेकिंग में कंस्ट्रक्टिवली नो कहिए, इन द सेंस कि भाई आप कोई ऑल्टरनेटिव बताइए जो वो चाह रहे हैं। और तीसरा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि नुकसान ज़्यादा नज़र आता है और आप प्रिवेंट नहीं करने की स्थिति में आते हैं, तो आप नो कहिए और रवाना हो जाइए। तो ये मुझे लगा कि एक टाइटल ऐसा है जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से जो सिविल सर्वेंट की जो जिम्मेवारी है, और तो मुझे तो बड़ा सेटिस्फेक्शन रहा 36 साल में कि बहुत ये मैं ऐसी स्थिति, तीनों स्थितियों में तीनों तरह की नो का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी तरह से कर पाया। तो मुझे लगा ये टाइटल अच्छा है, पब्लिशर को भी बेहतर लगा, अट्रैक्टिव है, आपको भी बेहतर काफ़ी लगा। इंटरेस्टिंग लगा। मुझे यही जानना था कि ये टाइटल क्यों, मतलब मैं ये समझना चाहती तो थी। इसका लॉजिक एक मेरी दूसरी किताब भी है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के Policy टाइम making. में, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, पॉलिसी, yes. उसका भी पीछे लॉजिक ये था कि भाई पॉलिसी मेकिंग में भी सिविल सर्वेंट्स का काफ़ी रोल रहता है। हालांकि फॉर्मली पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज व्हाई वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। तो आई थिंक दोनों के दोनों टाइटल्स जो हैं, प्रेजेंट उनके द्वारा किया जाता है, बट बनने के पीछे बनने तो में पूरी आपका योगदान team रहता है, होती तो वी right? ऑल्सो मेक पॉलिसी। Right, तो आई थिंक right. दोनों दे हैव कैप्चर्ड वेल एक तरह से हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आई एम श्योर जो एस्पिरेंट ये वीडियो देखेंगे उनके लिए काफ़ी, ये जो सुझाव आपने दिया है और आगे चलकर अगर वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो ये सुझाव उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सर, मेरा सवाल आपसे है कि हम जब भी सुनते हैं ना कि यूपीएससी क्लियर कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, स्पेशली आजकल के टाइम पे हम देखते हैं रील कल्चर में काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। आपकी किताब में पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि 10-10 दिन आपको एक सर्किट हाउस में फिर दूसरे सर्किट हाउस में जाना पड़ रहा था। तो वो क्या हो रहा था, मतलब एक आईएएस बन जाने के बाद भी ज़िंदगी किस मोड़ पर लेकर जा रही थी? ये देखिए, हकीकत जो है वो परसेप्शन से काफ़ी डिफरेंट रहती है, काफ़ी ग्लोरीफाई किया गया है इसको। हाँ, और उसके कारण से अगर कोई लोग उस जो ख्याल में जिसमें आप जाते हैं, अगर उस ख्याल में ही रहते हैं तो परेशान भी रहते हैं। सो इसलिए मैंने जो एक तो देखिए सबसे बड़ी एक तरह से मुझे लगता है कि बड़ा मटेरियल डिन्यू में होता है आदमी का, जब ये सिलेक्शन हो जाता है आईएएस में और आप एकेडमी में पहुंचते हैं, तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं भाई आई हैव अराइव्ड, सो मेरी तो ज़िंदगी अब सेट हो गई, एज यू यूज़ दिस एक्सप्रेशन, कि भाई हमने तो बहुत मेहनत की लेकिन जो हासिल करना था कर लिया, नाउ वी विल एंजॉय दैट काइंड ऑफ थिंग। बट दैट्स अ वेरी मिस्टेकन थिंग। एक्चुअली पब्लिक सर्विस में तो आपकी शुरुआत है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट किया गया है उस काम करने के लिए जिसमें आप 30-35 36-37 साल बिताएंगे, राइट। वो सेट नहीं हुई, वो आप
एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। जो आपकी कैरियर, आपके जो सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मे बी एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप से, एक इंडिविजुअल के रूप से, तो एक बड़ी अच्छी सर्विस देश की में आप आ गए, बड़ी प्रीमियर सर्विस है, प्राइम सर्विस है, बड़ी सोशल उसकी प्रेस्टीज है, रेपुटेशन है, आप तनख्वाहें भी अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ भी जैसा आप कह रहे हो बहुत जगह बहुत अच्छे, बहुत अक्सर बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं भाई एज ए पर्सन तो मेरी जो लाइफ जो है वो सेट हो गई। बट आपकी कैरियर, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी तो शुरुआत ही है। तो वो डिफरेंस अगर हम कर पाएँ कि भाई हमारी पर्सनल लाइफ के बीच में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, तो प्रोफेशनल लाइफ की अगर आप उसको शुरुआत लेके चल रहे हैं वहाँ से, तब तो देखिए आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं बस अब तो मैंने जो सीख लिया, जो आ गया है वो बस उसके हिसाब से मैं काम करूँगा, मेरा हुक्म चलेगा, फलाना ढिकड़ा, इस तरह की अगर आपके विचार से आप काम करेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। आज के दिन तो इतना चैलेंजिंग, इतना बदलाव दुनिया में हो रहा है कि अगर आप ग्रो नहीं करोगे, आप लर्न नहीं करोगे, आप टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, आप लोगों की एस्पिरेशंस जो बदलती जा रही हैं उन एस्पिरेशंस के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनको सही मुकाम पे नहीं ले जाएंगे, तो आप एज ए ऑफिसर फेलियर होंगे, क्योंकि आपको पब्लिक के लिए काम करना है। Exactly. राइट। सो दैट डिफरेंस जो है पर्सन और प्रोफेशन लाइफ में, आई थिंक उसको अगर हम समझ लें तो मेरे ख्याल से दोनों ही सध जाएंगे, दोनों ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपने कहा कि वो एक इंसिडेंट, अब ये भी देखिए क्विर्क ऑफ सर्विस लाइफ है, इसमें आप सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। हम लोग मैंने मैं पोस्टेड था राजसमंद में एज कलेक्टर, तो कलेक्टर के पास तो बहुत बड़ा बंगला होता है, बहुत बड़ी जगह होती है, खेती भी कर लेते हैं उसमें, वो भी सब चीज़ें। तो वहाँ से मेरा तबादला हुआ अजमेर में आईजी रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रियों का और इनका काम करते हैं, तो आईजी रजिस्ट्रेशन को सरकारी घर मिलता है अजमेर में। तो अब वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि कुछ जुडिशल ऑफिसर्स कह रहे होंगे कि भाई उनको मकान नहीं मिल रहा है, डिले हो रही है, तो उन्होंने एक केस कर दिया कोर्ट में, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो एज ए रिज़ल्ट जो भी नया ऑफिसर आएगा उसको घर नहीं अलॉट होगा। तो अब आपकी स्थिति विकट हो रही है। एक तरफ तो कलेक्टर के बंगले से आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है। सो मैंने एक प्रयास किया कि भाई जयपुर में आप मुझे दे दें, क्योंकि आईजी रजिस्ट्रेशन का जुरिस्डिक्शन तो पूरा राजस्थान है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, और स्टेट लेवल ऑफिस है वहाँ पे। तो वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मना कर दिया कि भाई आपकी पोस्टिंग तो अजमेर में ही होगा। तो अब उस स्थिति में फिर मैंने कहा कि स्थितियाँ आएँ तो उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक सोल्यूशन परिवार में ये निकाला कि भाई जयपुर में एक अपना छोटा बड़ा जैसा भी घर है, घर बना लीजिए, तो उसमें लगेंगे 5-6 महीने का टाइम। तो मेरे परिवार ने तय किया कि भाई हम लोग वहाँ चले जाते हैं, हमारे ससुराल में बड़ौदा में, वहाँ रह लेते हैं थोड़ा समय, और मैं अपने ये चूँकि मेरी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जयपुर भी है और बाकी स्टेट भी है और अजमेर भी है, और रूल एक था कि भाई सर्किट हाउस में आप 10 दिन रह सकते हैं 1 महीने में, ये भी रूल था। तो फिर मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि भाई 10 दिन तो अजमेर रहिए, 10 दिन जयपुर रह लीजिए, और 10 दिन बाकी पूरी स्टेट में कहीं पर इंस्पेक्शन वगैरह कर लीजिए। तो इस तरह से वो 4-6 महीने निकले, घर बन गया, फिर जयपुर में परिवार आ गया, तो सब कुछ वापस ठीक हो गया। राइट। तो डिफिकल्टीज जो है वो आएंगी, बट आपका माइंडसेट हमेशा सोल्यूशन के ऊपर होना चाहिए। तो सारी चीज़ें, सबका सोल्यूशन निकल ही जाते हैं। एग्जैक्टली, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। राइट। हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर हम पॉलिटिकल प्रेशर की भी बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, स्पेशली आपने एक पार्ट में भी लिखा है वो मिनिस्टर जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं होता, उनका जो प्रेशर होता है वो किस तरह से होता है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर? अब ये देखिए, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो नॉर्मली इसलिए बनाते हैं कि भाई आप किसी पॉलिटिशियन को
या तो इलेक्टेड नहीं हैं या आप उनको पसंद नहीं करते, लेकिन उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या कुछ और उसको अकोमोडेट करना है, तो आप, ये अनयूजुअल है, वो अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब करते हैं तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना देते हैं। इसी तरह से एक पॉलिटिशियन जो उदयपुर रीजन से आते थे, उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाया। तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो से ये उम्मीद नहीं होती कि भाई वो जाके कहीं इंटरफेरेंस करे, उसे कि भाई ठीक है आप अपना काम करते रहिए, अपने मेडिकल का ध्यान रख लीजिए और अपना पीरियड जो है विदाउट मच इंटरफेरेंस इनटू एनीबडी एल्सेस लाइफ आप जी लीजिए अपना। अब वो वैसे काफ़ी इफ़ेक्टिव से मिनिस्टर रहे थे अपने पुराने समय में। उनको लगा कि भाई मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं तो ठीक है, लेकिन अपना जो इलाका है उदयपुर, राजसमंद और ये जो है, उस इलाके में अपने लोगों का काम भी कराएंगे, पॉलिटिकली भी रेलेवेंट रहना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन भी तो होंगे। नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्शन लड़ने की स्थिति आ सकती है, नेक्स्ट टाइम इक्वेशन ठीक हो तो आप फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर दोबारा बन सकते हैं। तो अब उन्होंने एक परंपरा शुरू की, वो दोनों तीनों ज़िले जो उदयपुर संभाग के थे उसमें, कि भाई वो एक आएंगे वहाँ पे और एक मीटिंग, कलेक्टर मीटिंग कन्वीन कर दे और बाकी सब अफसरों को बुला दें और वो पूछेंगे भाई ये काम का क्या हुआ, वो काम का क्या हुआ, राइट। एक अथॉरिटी जताने का अथॉरिटी तरीका, दिखाने की, और अपने जो पर्सनल और पॉलिटिकल काम है वो निकलवाने के लिए। और अगर कोई ना करे तो उसको आप थोड़ा जलील कर दीजिए मीटिंग में करिए, ताकि वो फिर वो काम कर दे जो चाहते हैं। सो एक और परंपरा राजस्थान में भी, बाकी जगह भी रहती है कि किसी एक मिनिस्टर को एक ज़िले का इंचार्ज भी बना देते हैं। तो उनको ज़िले का इंचार्ज भी नहीं बनाया हुआ था, तो ना तो वो ज़िले के इंचार्ज मिनिस्टर थे और ना ही वो पोर्टफोलियो उनके पास कोई था, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो उनके स्टाफ ने जब मुझे कहा कि आप मीटिंग कन्वीन कर लीजिए, तो मैंने कहा, पहले तो मैंने पूछा भाई क्यों कन्वीन करना चाहते हैं, तो बोले नहीं वो बैठेंगे, अब चर्चा करेंगे, देखेंगे, ज़िले की प्रोग्रेस रिव्यू करेंगे। तो मैंने कहा भाई फिर आप मुझे ये बताएं। फिर मैंने जब अपने ऑफिसर से फीडबैक ली तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये 2-3 मीटिंग पहले कर चुके हैं और ये ऑफिसर्स को जलील करते हैं और उनके 2-4-5 काम हैं, उनको उनकी प्रोग्रेस पूछते हैं और वो उनमें से कुछ काम तो गलत भी हैं, राइट। और तो इसलिए आप अगर मीटिंग कन्वीन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा बिल्कुल लॉजिकल है। तो ऐसा आप किसी नियम में लिखा नहीं है कि ये किसी करना नियम है। में लिखा भी नहीं है। मैंने उदयपुर में पूछा तो उन्होंने कहा हम तो कर लेते हैं भैया मीटिंग। तो मैंने फिर एक तरीका निकाला, आई सेड कि आप मीटिंग करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन आपको मुझे एक एजेंडा देना पड़ेगा कि आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मीटिंग का, क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि ऑफिसर्स जो हैं वो पहले तैयारी कर लें और हम उस मीटिंग में उन्हीं सब्जेक्ट्स पे और उन्हीं मामलों तक सीमित रह जाएं। तो तब वो कहने लगे कि क्या भाई एजेंडा होता है, मैं आऊँगा बस बात करूँगा। तो ऐसे देखिए बिना एजेंडे के मैं मीटिंग नहीं करूँगा। तो देन वो नाराज़ हो गए, मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ, मैंने कहा आप बात कर लीजिए। लेकिन मीटिंग अगर होगी आपकी तो मीटिंग एजेंडा के साथ ही होगा और उस एजेंडा के बाहर आप नहीं जाएंगे। तो देन ही मस्ट हैव स्पोकन टू चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा फ़ोन पे, तो मैंने कहा देखिए साहब मीटिंग में कन्वीन कर दे रहा हूँ, बट इट हैज़ टू बी एजेंडा, आई कांट एक्सपोज माई ऑफिसर्स कि ये सब ऑफिसर्स को जो हैं वो उनकी लताड़ सुनने के लिए और उनके काम मैंने निकलवाए भी, उनके 2-4 काम कि क्या चीज़ के काम है। तो मैंने देखा वो एक तो इरिगेशन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसमें इतना भारी नेसेसरी खर्चा हो रहा था, कुछ काम का नहीं था। मैं गया भी था देखने के लिए, उसको फील्ड में भी देख के आया। तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा ठीक है तुम्हारा स्टैंड सही है कि अगर वो एजेंडा दें तो कर लें। उन्होंने ना एजेंडा दिया ना फिर मीटिंग। फिर उसके बाद से मीटिंग होनी बंद हो गई वहाँ पे। 31 दिसंबर 1985 नए साल को लेकर एक पार्टी होती है। नेक्स्ट डे अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस जो है वो हर जगह छपते हैं। मेरा सवाल तो यही है कि हुआ क्या था। दूसरी चीज़, जो अब एस्पिरेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट सजेशन आपकी तरफ से क्या होगा कि किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको सर्विस में बहुत टाइम काम करना है। ये देखिए ये पब्लिक सर्विस है और चूँकि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, चाहे सब डिवीज़न में कर रहे हो, चाहे ज़िले में कर रहे हो, चाहे राज्य में कर रहे हो, आप पे लोगों की बहुत नज़र रहती है।
और रहनी भी चाहिए क्योंकि आप पब्लिक सर्विस में हैं। तो इसमें आपसे ये अपेक्षा रहती है कि भाई आप अपने आप को एक अच्छे सिविल सर्वेंट के बतौर कंडक्ट करें। आप ऐसे कंडक्ट ना करें जो उचित ना हो, फ्यूडलिस्टिक नज़र आए या बहुत ज़्यादा एक तरह से पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट के या अपने आप को ज़्यादा दिखाने की शोपी, उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे जब भी आजकल काफ़ी रिएक्शन आता है कि अगर कोई भी ऑफिसर, जैसे यहाँ दिल्ली में केस हुआ, वो अपने एक ऑफिसर वो स्टेडियम में अपने कुत्ते को घुमाने आज के दिन पब्लिक नोट इंडियन करती है और एक्सप्रेस की करना रिपोर्ट चाहिए, थी, उसमें राइट। एक्सपोज किया गया था, राइट। सो अब कोई बुराई नहीं है अगर 31 दिसंबर को ऑफिसर इकट्ठे होते हैं और अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, नए नए दिन आने का सेलिब्रेशन करते हैं, होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सरकारी कॉस्ट पे कर रहे हैं, उसका बिल सरकार में कोई भुगत रहा, राइट, या आप जैसे एक्साइज कानून है कि भाई शराब वगैरह का कानून बने हुए हैं, किस तरह से किस समय सर्व हो सकती है, कितने, राइट, लाइसेंस लेना है नहीं लेना है, उनका उल्लंघन करके करें, तो फिर दिन आप क्या है कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और गलत परंपरा, मैंने जैसे पहले वाले इंसिडेंट्स में बताया कि वो कलेक्टर हमें जंगल में घुमा लेकर रहे गए थे। हैं और सर्च लाइट गाड़ी के आगे लगा के भोपू बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। दिस इज़ वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज, राइट, एंड एनवायरमेंट लॉज। सो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अगर करना चाहते हैं अपनी पार्टी तो कॉन्ट्रीब्यूटरी करिए, जैसे यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक एसोसिएशन बना रखी है, ऑल इंडिया सर्विसेज वाइफ्स एसोसिएशन। वो हर साल में 2 बार, दिवाली से पहले और होली से पहले, कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ पे इकट्ठे होकर करते हैं। वो इट्स ऑल वॉलंटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरी, कोई भी सरकार से उसमें किसी किस्म की मदद नहीं मिलती, बड़ी प्राइवेट है, कोई ज़्यादा शोबाजी नहीं, कुछ नहीं, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, कोई गलत काम वहाँ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में फॉर्चुनेटली मुझे तो चूँकि ना मुझसे कोई कंट्रीब्यूशन मांगा था, ना कोई बात हुई, मैं तो इन चीज़ों में वैसे भी कम विश्वास रखता हूँ। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट आई वाज नॉट, बट द फैक्ट दैट कि जो पूरा जो इवेंट है उसको फ्रंट पेज पे वहाँ के अखबार ने इस जूसी हेडलाइंस के साथ बांटा, उसके साथ एम्बेरसमेंट भी हुआ कलेक्टर का भी, थोड़ी बेइज्जत, एक तरह से सोशल प्रेस्टीज भी कमी होती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो अनपेक्षित हैं, जो आपके कंडक्ट रूल्स के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और वो करिए जो नियम सम्मत भी है, और आप अपना एंजॉयमेंट भी करिए, राइट। और फिर उसी नियम कानून के तहत चलते हुए करेंगे तो फिर बाकी लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। एग्जैक्टली, बाकी लोगों को क्यों दिक्कत होगी। राइट। अब हम बुक के आगे हिस्से पे आते हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक में जाने की बात हुई थी, तो उसको लेकर जयपुर और दिल्ली में काफ़ी वाद विवाद चल रहा था, तो क्या मामला था, कैसे जाना हुआ वर्ल्ड बैंक में? ये भी देखिए अनदर क्विर्क ऑफ फेट और सर्कमस्टांसेस कह लीजिए। मैं यहाँ पे दिल्ली में पोस्टेड था 2013 तक में, 2008-9 में आया था, 13 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में काम करता था एज बतौर एडिशनल सेक्रेटरी एट दैट टाइम। सो फिर उधर राजस्थान में वसुंधरा जी और बीजेपी की सरकार वापस बन गई 2013 में। मैं पहले भी उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रहा था, और राजीव महर्षि जो थे उस समय, वो भी उनके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रहे। तो वसुंधरा जी ने कहा कि भाई ये 2 ऑफिसर्स जो हैं, चीफ सेक्रेटरी के बतौर तो राजीव महर्षि और फाइनेंस सेक्रेटरी के बतौर मुझे, इन दोनों को आप भारत सरकार से डेपुटेशन पे वापस भेज दीजिए हमारे स्टेट में। उन्होंने एग्री कर लिया, मैं चला गया। और 13 में आने के बाद ये मान्यता थी, मान के भी चलना चाहिए कि भाई 5 साल जो है वो राजस्थान में पूरा हुआ टेन्योर, और बहुत बड़ी मेजॉरिटी भी आई थी उनकी। सो वहाँ पे 5 साल रहेंगे। मेरी रिटायरमेंट की डेट है 2020, तो मैंने कहा ठीक है, 2017-18 में किसी समय फिर भारत सरकार में वापस डेपुटेशन के लिए आ जाएंगे, 2-2.5 साल से अपने यहाँ सर्विस कर लेंगे। सो मेरा भी पूरी तरह से मानस, हम लोग सब सेटल हो गए वहाँ पे, अपना काम और बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स वगैरह भी हम लोगों ने शुरू किए। सडनली ये
सितंबर की बात है, सितंबर 2014, 14, मतलब हाँ। मुझे 9 महीने ही हुए थे वहाँ गए हुए। मुझे एक कॉल आता है प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी का कि तुम दिल्ली आ जाओ, आज शाम को मिलो। तो मैंने कहा आज शाम को मिलो क्या, ऐसी अर्जेंसी क्या हो गई? और कल मैंने उनको कहा कि कल या परसों 1-2 दिन बाद तो हम लोग वहाँ सिंगापुर एक डेलीगेशन में जा रहे हैं, तो मैं दिल्ली आ ही रहा हूँ इन एनी केस, तो कल मिल लूँ आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं, कल नहीं, आज ही आओ। सो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, बुला रहे हैं। तो देन मैं आके मिला और तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये एक पोस्ट है ईडी वर्ल्ड बैंक में, उसके इसलिए सिलेक्शन के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, 4-5 लोगों से बात कर रहा हूँ, तुमसे भी बात कर रहा हूँ। सो तुम्हारा जो आया है शॉर्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम आया है, क्योंकि तुमने पहले डीए में काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम किया, फाइनेंस में भी जानते हो, स्टेट के फाइनेंस में भी काम किया। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मैं गया हूँ राजस्थान अभी थोड़े दिन पहले, और किसी भी सूरत में चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, और हमारा मानस भी ये बना हुआ है कि हम 4-5 साल वहीं पे अपना काम करेंगे राजस्थान में। सो देयर इज़ नो चांस कि मुझे आप वहाँ भेजें। ऑफ कोर्स आई सेड कि वर्ल्ड बैंक की पोस्टिंग एक बहुत बड़ी पोस्टिंग है, तो वो पर्सनली तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, हाँ अपॉर्चुनिटी है, हाँ। लेकिन कोई चांस नहीं है और मुझे कोई संभावना नहीं है। तो मैं उन्होंने और भी बातें की, भाई कौन और दूसरा हो सकता है, ये सब चीज़ें मैंने उस पर किताब में लिख दिया। फिर मैं ये मानते हुए कि भाई हो गई बात वही खत्म हो जाती है। हाँ बात खत्म हो गई, मैं अपने चला गया जयपुर। दूसरे दिन सुबह अपना काम वाम करके शाम को हम लोग आ गए वापस से दिल्ली। उसके अगले दिन हमें वहाँ जाना था, उसी रात वहीं जाना था। और हम लोग वहाँ पहुँच भी गए अपने सिंगापुर, वहाँ काम वाम कर रहे थे वो डेलीगेशन में। तब दूसरे दिन वहाँ पहुँचने के दूसरे दिन ही पीके मिश्रा साहब का फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं। आई सेड क्या हुआ, कैसे? सो नहीं, हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है, अब आपको जाना है। ठीक है। सो देन somehow for reasons which I don't fully know, वसुंधरा जी ने इसको काफ़ी एडवर्सली लिया कि ये क्या हो रहा है, मेरे ऑफिसर को उठा के ले जा रहे हैं यहाँ से, क्यों ले जा रहे हैं, हमें यहाँ बहुत काम वाम करने थे। और उनको ये भी या तो किसी ने फीड किया या उनके दिमाग में आया, तो उनको ये लगे कि शायद मैं पीछे पीछे प्रयास कर रहा था यहाँ से निकलने के लिए और मैंने ही अपनी पोस्टिंग कराई है, तो वो फिर नाराज़ हो गई। अब वो नाराज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हकीकत में मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि उस मीटिंग में सारी बातें क्लियरली रखी दी गई थी। बट वो इतनी खफा हो गई कि उन्होंने कहा कि भाई अब मैं इस ऑफिसर का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तो हमारे यहाँ कन्वेंशन है राजस्थान में कि कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो अंदर रहते हैं और हर मामले में उनको बोलने का हक भी होता है, बताने के लिए भाई कोई चीज़ में क्या इसके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है नहीं है। तो उस दिन मीटिंग थी, जिस दिन हम जयपुर वापस पहुँचे सिंगापुर से, तो मैं अपने पेपर्स वगैरह लेके, एक हमारा एजेंडा भी था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाला, तो मैं वहाँ बैठ गया। तो मंत्री भी सारे बैठे, केवल आपको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मुझे ऑफ कोर्स डेलीगेशन में आते, राइट। तो हम लोग तो सिंगापुर से आए थे अपने पेपर से पढ़ के, और वहाँ पे मीटिंग थोड़ी सी लेट हुई तो इसमें हमें पेपर भी पढ़ने का, अदरवाइज तो वहाँ पहुँच गए। बाकी सब बैठे, एवरीबडी इज़ देयर, केवल चीफ मिनिस्टर नहीं है। सो 1 घंटा बीत गया तकरीबन। फिर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तुम 1 मिनट आओ बाहर। सो मैंने अपने कागज़ उठाए, वो उसके चीफ मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं उनके कमरे में, कि तुम यहाँ बैठो। तब तक मुझे अंदाज़ा लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ मिसिंग, कि ये क्या हो रहा है। फिर कुछ ऑफ था। हाँ। फिर उसके आधा पौन घंटे में एक ऑर्डर निकलता है, उस ऑर्डर में मेरे को रिलीव कर दिया जाता है दिल्ली के लिए, और एक नया फाइनेंस सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हो जाता है।
सेम डे? उसी सेम ऑर्डर में, ओके। उसी प्रक्रिया में चलते समय। तो फिर और वो 10 मिनट बाद ही कम्स। उनके आने के बाद फिर चीफ मिनिस्टर आती है, मीटिंग होती है आधा पौन घंटे की, आधा घंटे में मीटिंग खत्म होती है, सब चले जाते हैं। उस दौरान फिर मुझे सब ये पता लगी गया कि भाई लिटरली शी सेड कि भाई आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, जब तक इनका ऑर्डर नहीं निकलेगा यहाँ से जाने का तब तक मीटिंग शुरू नहीं होगी। 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू हुई और तब जाके ये अब कई लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो एक तो मैंने बताया कि ये शी मस्ट हैव फेल्ट अपसेट, शी माइट हैव थॉट कि भाई मैं कुछ कोशिश कर रहा था, गलत है। दे और भी है कि प्रधानमंत्री जी के और उनके बीच में भी कुछ तलखी रहती थी, अच्छे तो उनको कुछ सबक सिखाना चाहते थे, व्हाटएवर, ये कयास है। सो फैक्ट इतना ही है कि उन्होंने आपको बताया गया और फिर रिलीव हो गए। मुझे बिना मेरा चेहरा, आज तक भी मैं उनसे नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद फिर मुलाकात कभी नहीं हुई? So these are also quirk of life. So one should Part take of life. one should take in one's stride कि ठीक है, fair enough, अब I can't do it, I am not responsible कि मैंने तो पोस्टिंग कराई नहीं, ना मैंने चाही। अब उसके बाद अगर आप इसको इस तरह से लेती हैं तो ठीक है, आप खुश रहिए, हम अपने जाके और काम करें। राइट। आपकी टेन्योर की बात करें तो काफ़ी मिनिस्टर्स के साथ आपने काम किया है, आपने अपनी बुक में भी मेंशन किया है, जिसमें आपने एक पार्ट में लिखा है कि पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो जब उनका ब्रीफ तैयार किया जाता था तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते थे। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये देखिए, मैंने उस दौरान 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। यशवंत सिन्हा जी थे, जसवंत सिंह थे और ये पी चिदम्बरम थे। ये उस पीरियड की है जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर इकोनॉमिक अफेयर्स था, उस समय की बात है। ये 2000 से 2005 तक के UPA 1 के UPA 1 2004 से, और उससे पहले NDA अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये दोनों मिनिस्टर यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह तो NDA सरकार में थे। फिर उसके बाद UPA सरकार में आई तो उसमें पी चिदम्बरम। हर एक की देखिए अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग अप्रोच होती है चीज़ के बारे में। यशवंत सिन्हा बहुत मेहनत करते थे और उनका रुख भी ये रहता था बड़ा कंस्ट्रक्टिव, पूछना समझना। एंड उन्होंने अपनी खुद की किताब में भी लिखा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था तो इसलिए मैं कोशिश करता था सारी चीज़ों को समझने। दैट वाज अ डिफरेंट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। जसवंत सिंह जो थे वो बड़ी ब्रॉड अप्रोच लेते थे और कि भाई ये 6 से ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं तो बाकी सवालों में क्यों इतना समय ख़राब करिए। और अगर जवाब में क्या है, वहाँ पे एक जो सवाल आ जाता है, इनको स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं। उनके स्टार्ट क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना होता है और उसमें फिर सप्लीमेंट्री का अधिकार होता है, कोई भी मेंबर खड़ा होकर आपसे पूछ सकता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन के बतौर जो आया वो तो मालूम है, इसलिए उसका जवाब देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्री क्या होगी उसके बारे में आपको केवल अंदाज़ा लगाना है। तो सप्लीमेंट्री के लिए मिनिस्टर की तैयारी करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स की अलग अलग अप्रोच है। तो चिदम्बरम जी की जो अप्रोच है वो माने ही यूज्ड टू थिंक माने कि he has to be on top of the things, everything, कि वो थोड़ा लीगल माइंड भी है और उस तरह का भी है। सो he would prepare harder than others, right? Not that कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, 6 के बाद के सवाल नहीं आ रहे तो इनकी प्रिपरेशन भी बेकार ही जाएगी, बट उनको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो उनका तरीका ये रहता था कि भाई खूब पढ़ के आइए और जहाँ उनको डाउट हो वहाँ पे आप पूछ लीजिए ऑफिसर से तुरंत कि भाई इस पेज पे ये लिखा है, तुमने क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये तो गलत है, सही है। और ऑफिसर जो है फिर उस समय फिर इतना तैयार रहे कि जो सारे कोई 40 पन्ने का नोट है, कोई 100 पन्ने का नोट है, उसमें से कोई भी चीज़ निकाल के और उसका जवाब देने की स्थिति में आप होने चाहिए। केवल आप असेंबल करके इकट्ठा करके कोई पेपर पकड़ा दें तो उससे काम नहीं चलेगा। तो उसमें कई ऑफिसर्स को बड़ी दिक्कत रहती है जो खुद बहुत अच्छी तरह से तैयारी नहीं करके आते थे। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कि मुझे कम से कम इस बात का सेटिस्फेक्शन था कि जो उसमें लिखा गया है वो मेरे हाथ से लिखा गया है और उसके बारे में मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो
डिपेंड करता है कि कौन से किनके साथ आप मिनिस्टर कैसे काम करने का और तरीका। कैसे काम कर रहे हैं। कोई भी गलत या सही नहीं है, या कोई भी मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच या लीस्ट रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। वो तीनों ही बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर। राइट। आपने सर एनडीए के साथ भी काम किया, यूपीए 1, यूपीए 2 सबके साथ काफ़ी क्लोजली काम किया। तो अगर मैं 3 बड़े डिफरेंसेस जानूं काम करने के तरीके को लेकर, तो वो 3 डिफरेंसेस आपके हिसाब से क्या है? ये भी देखिए, कोई एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है कि यूपीए होगी तो इसी तरह से काम करेगी और एनडीए होगी तो इसी तरह से काम करेगी। आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि यूपीए विद मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर, मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर, दोनों में डिफरेंट था। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जब काम किया तो एक तरह से काम किया, जब मनमोहन सिंह और दूसरे लोगों ने काम किया तो अलग तरह से स्थिति दोनों के बीच में। यूपीए 1 यूपीए 2 में ही काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यूपीए 2 में भी काफ़ी किस तरह से कोलिशन की स्थिति बनी, किस तरह से कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ पार्टियों ने विड्रॉ कर लिया, तो कैसी स्थिति बनती है, उन चीज़ों पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। एनडीए में भी आप देख लीजिए तो एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट और मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक तो ये कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट मान के आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। व्हाट इज़ मोर रेलेवेंट इज़ कि भाई ये, जैसे मैंने अभी फाइनेंस मिनिस्टर्स के बारे में कहा, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर्स की भी पर्सनालिटीज़ अलग अलग है, एंडोमेंट अलग है, उनकी काबिलियत और लैक ऑफ इट दोनों में दोनों तरह में फ़र्क है, काम करने के तरीके में बहुत फ़र्क आ जाता है। अब आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी से पहले कैबिनेट की मीटिंग्स में कैबिनेट सेक्रेटरी इनके पास में बैठते थे, एजेंडा पढ़ते थे, सेक्रेटरीज को जिसका भी आइटम था उनको अंदर बुलाते थे और उनके साथ डिस्कशन होता था। अब इन्होंने काफ़ी बदल दिया है। अब कैबिनेट सेक्रेटरी सामने दूर बैठते हैं, कोई पास में नहीं बैठता, कोई सेक्रेटरी अंदर रेयरली बुलाया। 2 साल के टेन्योर में मैं यहाँ रहा, उसमें किसी भी आइटम के डिस्कशन में अंदर, तो अलग अलग तरीका है लोगों के काम करने का। कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सा कम इफ़ेक्टिव है, उस पर भी स्थितियों के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। मनमोहन सिंह जी मैंने पूरी इसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वो वीक हो गए उस समय, एरुडिट होने के बावजूद, इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद, इतने कंस्ट्रक्टिव होने के बावजूद, यूपीए 2 के टाइम पे, यूपीए 2 के टाइम में, कि भाई एक मिनिस्टर उनका 40 मिनट तक नहीं आता, राइट। अब वो आप इवन सपने में भी नहीं सोच सकते आज के दिन में कोई 40 मिनट, तो क्या 40 मिनट पहले आ जाएंगे, 40 मिनट बाद में नहीं आए। सो ये इस दृष्टिकोण से इस चीज़ में डिफरेंस निकालना कि कौन सा सही है या कौन सा कम है, आई थिंक वो रेलेवेंट सही गलत नहीं, बस मैं जानती हूँ कि काम करने का तरीका किस तरह से बिल्कुल फ़र्क है। इवन सेम अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में बहुत फ़र्क है, नरसिम्हा राव में और मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। मनमोहन सिंह 1, मनमोहन सिंह 2 में फ़र्क है। नरेंद्र मोदी 1.0, नरेंद्र मोदी 2.0 और 3.0 में बहुत फ़र्क। राइट, तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस हिसाब से। राइट, किताब के एंड पर आते जब मैं पहुंच रही थी तो वहाँ पे 20 पन्ने का एक नोट की बात लिखी गई थी, पेजेस का कॉम्प्रिहेंशन डिसेंट नोट था। क्या हो गया था फिर उसके बाद? उस टाइम पे आप किसी डेलीगेशन में बाहर भी गए थे 3 दिनों के लिए, फिर आए तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, क्या कुछ आप ये वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो नोट की बात कर रही हैं, Right. एक और काफ़ी इसमें डिसेंट नोट की चर्चा है। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात RBI वाले, सो मैं इस वाले नोट की बात कर रही हूँ, तो इसी का मैं आपको जवाब देता हूँ। बजट बन रहा था 19-20 का, 5 जुलाई को पेश होना था। उसी जून के महीने में G20 की दोनों मीटिंग्स थी, फाइनेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग भी थी। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर्स मैंने हेड्स ऑफ स्टेट्स के लेवल पे जो मीटिंग होती थी वो भी थी। तो एक सिस्टम होता है हमारे देश में, फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल के ज़रिए हम अगर टैक्स लॉज में और
मनी बिल्स के इनमें जो परिवर्तन करना चाहते हैं, और साथ में कुछ और अन्य फाइनेंस रिलेटेड कानून जो हैं उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो एक फाइनेंस बिल बनाते हैं। तो एक कुछ प्रपोजल चलाए थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कि आरबीआई को कुछ पावर्स देनी है नॉन बैंकिंग कंपनीज के बारे में। मैं उनमें नहीं जाता अभी। तो कुछ प्रपोजल्स उन्होंने चलाए थे, उसको फाइनेंस बिल में शामिल करना होता है। फाइनेंस बिल नॉर्मली जो टैक्सेशन के मैटर्स हैं वो रेवेन्यू सेक्रेटरी देख लेते हैं, और जो नॉन टैक्सेशन मैटर हैं वो जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी जो हैं, बजट के जो इंचार्ज हैं, वो देख के फाइनलाइज कर देते हैं। तो वो पीछे आया कि भाई डीएफएस का है, डीएफएस ने देख लिया होगा, तो हमारे यहाँ से भी जॉइंट सेक्रेटरी ने क्लियर कर दिया, वो बिल में शामिल भी हो गया। तो जब मैं आया तो मैंने देखा ये प्रपोजल तो ठीक नहीं है, तो मैंने एक नोट लिखा उनको सेक्रेटरी डीएफएस को, राजीव कुमार जो बाद में चीफ इलेक्शन ऑफिसर बने, कि इसमें ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। सो वो नोट चला गया, फिर उस फाइल पे उन्होंने उस नोट को लिया, उस नोट पे लिखा कि 3 में से 2 पे तो मैं सहमत हूँ, 1 पे नहीं है। तो फिर मैंने उस पे नोट लिखा, वो गया फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने चर्चा की, मुझसे सहमत हुई उस विषय में, तो कहा एक और नोट लिख के बता दो, मैं कर दूंगी साइन, इसको अप्रूव कर दूंगी। तो मैंने नोट लिख के, और फिर उसके बाद वो चला गया फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में। उसी दिन शाम को पीएमओ में मीटिंग में राजीव कुमार ने उस मुद्दे को वापस उठाया। फॉर सम रीज़न प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एग्रीड विद हिम, विच इज़ फाइन, दे कैन टेक अ डिसीजन, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब ये हुआ कि भाई जो मेरा फाइल सबमिटेड है उसको अब वापस ले लो, उसमें जो अब निर्णय वहाँ हुआ है उसको लिख के उसकी अप्रूवल कर दो। तो फाइल विड्रॉ हो गई। फाइल पे वो एक 3 लाइन का नोट हुआ कि भाई ये इस प्रस्ताव का जो यहाँ पे है उसको अप्रूव कर दिया जाए। अब सामान्य थे इस स्थिति में फाइनेंस मिनिस्टर साइन कर देती हैं और या कर देते हैं और आ जाती है, मामला समाप्त हो जाता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर साइन ना करें उस पत्रावली। फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्या अभी फाइल को टाइम नहीं है, 2 दिन 3 दिन बाद तो बजट ही पेश होना है, फाइनेंस बिल अप्रूव करना है फाइनली। तो फाइनेंस मिनिस्टर के स्टाफ ने कहा कि भाई इसमें ये ऊपर सारे जो आपके बीच में जो डिफरेंसेस हुए हैं वो सारे नोट लिखे हुए हैं, ये हटने, ये हटाओ। तो ये वित्त मंत्री जी चाहती हैं कि ये नोट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो किसी दिन फिर ये कोई बात होगा कि भाई ये क्या हुआ था, क्या हुआ, कैसे, तो रिकॉर्ड्स में ही नहीं रहने चाहिए, रिकॉर्ड में ही नहीं रहने चाहिए। तो फिर उसके बाद वो फाइल वापस मिली, और चूँकि हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक फाइल चलती है, सारा रिकॉर्ड रहता है, पेज पे लिखा जाता है कि कौन से, तो वो लिटरली 20 पन्ने की नोट शीट को राजीव कुमार के ऑफिस में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, और चीज़ें लिखी गई उनको, पुरानी वाली नोट शीट तो हटा के और चीज़ें लिखी गई, बट पेज नंबर, डेट्स वगैरह सब मेंटेन करके। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह आर्टिफिशियल नोट शीट, उसको रीराइट किया गया, पूरी रीराइट तैयार हुई। रीराइट का मतलब इट्स ए न्यू, डी नोवो, नई बना के फिर उस पर जब मेरे पास आई वो साइन करने के लिए, तो मैंने नोट किया इसमें कि देन आई सेड कि दिस इज़ लाइक द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नोट शीट्स बदली नहीं थी, और ना मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार था। तो मेरा मानस तो कुछ बन ही गया था सेवा IAS को छोड़ने का, बट उस दिन दिस वाज द फाइनल वन। तो उस नोट शीट की कॉपी कुछ लेके, और फिर उसके बाद आई साइन सेंड, एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सो आई जस्ट टुक माय वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके बाद ये भी एक जगह आपके बुक में मेंशन भी है कि आपसे कहा गया कि PM was unhappy with you, finance minister is unhappy with you, you are not in tune with thinking of the government। ये इससे पहले की घटना है। हाँ जी, तो ये इससे पहले की घटना जब है। कहा गया आपको, हाँ। क्योंकि काम चल रहा था, काफ़ी अच्छे से चल रहा था, फिर अचानक से जो ये बात आई, और उस टाइम पे बजट को लेकर भी आपने बहुत मेंशन किया कि 3 जुलाई तक आपने जब बजट सुनाया प्रधानमंत्री जी को, उसमें बदलाव हुए, फिर 4 तारीख को आप और फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के काफ़ी देर तक डिस्कशन हुआ, फिर
पूरा ड्राफ्ट रेडी किया गया, तो इन सब के दौरान में एक ये वाला साइड स्टोरी भी चल रही थी। तो जब ये वाली बात पता चली तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था, क्योंकि इसका आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब क्या ये आइडिया था 2019 में? राइट, हाँ 2019 में और निर्मला जी आई, तो उसके बाद वो और कुछ ये घटनाएं जैसे फाइनेंस में इज नॉट लाइकिंग यू एंड द प्राइम मिनिस्टर डजंट लाइक फलाना, ये उससे पहले की, ये इंटरिम बजट के टाइम की घटना है, राइट। सो sometime around late 2018 और early 2019 में कई ऐसी चीज़ें होने लगी थी जो जिसमें मेरे प्रिंसिपल्स के बारे में डिफरेंस थे। बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन है या आरबीआई के साथ मैं इस पे आने वाली थी कि आरबीआई को लेकर भी काफ़ी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, या बजट में डेफिसिट कितना रहना चाहिए। ये बजट का डेफिसिट जो है वो इंटरिम बजट का है, फरवरी 2019 का, राइट। तो ये वाक़ये जो हैं ये उस समय से तो माहौल तो बनने लग गया था कि डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारी कॉमन भी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं मार्केट में, और जनता में कोई इम्प्रेशन नहीं था किसी को, यहीं पे ये इम्प्रेशन नहीं था कि कोई इतनी ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो ठीक है, फेयर इनफ, दैट्स द वे द गवर्नमेंट वर्क्स। सो और कल्मिनेशन जो इसका हुआ है वो फिर मैंने जैसे आपको बताया कि वो जून और जुलाई में के आखिर में जो रेगुलर बजट पेश हो रहा था उस समय के टाइम में, तो थोड़ा सा बिल्डअप था इसमें 6-7 महीनों का वक्त था। क्योंकि उससे पहले तो वर्ल्ड बैंक में जब आपको भेजा गया था तो दिल्ली का ही बहुत पुरानी बात है, दिल्ली से ही भेजा गया था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स में 2017 में मैं आया था, 2017 से और पूरे 6 महीने 2017 के 2018, 1.5 साल, 2 साल, आई थिंक देयर वाज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस एंड देयर वाज बिग रिलायंस। मतलब जिस चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व करके काम करने का मौका मिला, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी रेयर। मैं जब किताब पढ़ रही थी उसके बाद मैंने बहुत सारे हेडलाइंस पढ़े जो उस समय के, जी उस समय के मैं हेडलाइंस पढ़ी थी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जा रही थी, बताई जा रही थी कि क्या कुछ हो रहा है अंदर में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उस टाइम में अंदर हो क्या रहा था, क्योंकि सब कुछ स्पेक्यूलेशन ही था। बजट हो गया था 5 तारीख को और ये 24 तारीख की घटना है तबादले की, तो 20 दिन निकल गए थे। मैंने काफ़ी जगह बजट को डिफेंड भी, और आई थिंक नो वन हैड एनी आइडिया कि ये किसी किस्म की प्रॉब्लम है। एक आधे बजट प्रपोजल के बारे में ज़रूर विवाद हुआ था सॉवरेन बॉन्ड्स को लेके, बट बाय एंड लार्ज बजट वाज वेल रिसीव्ड, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क वाला इशू ज़रूर पब्लिक में चल रहा था, वो पहले से ही चल रहा था, उसमें कोई नई बात नहीं थी। बट जैसे मैंने कहा कि जब से निर्मला जी आई और उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी बनने लगी, तो फिर दिमाग में ये बन गया था 10-12 जुलाई के आसपास, और इवन उससे पहले ही, बजट से पहले ही 15-20-25 जून के आसपास कि ये अब टाइम इज़ अप। तो वो जब भी कल्मिनेशन होता है, कहते हैं ना किसी कोई घटना इवेंट होता है, उससे पहले उसका बिल्टअप, तो बिल्टअप पे लोगों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा रह सकता है। जब इवेंट होता है तो एवरीथिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है इवेंचुअली ऐसा होना है। चूँकि मुझे तो मैं ही एक तरह से ड्राइव कर रहा था उस इवेंट की तरफ से, तो मुझे तो 24 और 25 तारीख को बिल्कुल, मेरी पत्नी कहती है कि मैं उस दिन भी आगे बड़े आराम से सोया था। मुझे आई थिंक इट वाज वेरी नॉर्मल। और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। काफ़ी किताबें आप लिख रहे हैं जो मैंने पढ़ा, उसमें इतनी इंटरेस्टिंग बातें थी जिस पर अगर मैं बात करने भी जाऊँगी तो मुझे लगता है पूरा दिन हम बात कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपकी बुक में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी लिखा गया, आपने ही उसमें लिखा था कि ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं बट एक सीरियस एफर्ट था करेक्ट इलेक्शन में जो फंडिंग है उसको सुधारने की। लेकिन फिर उसके बाद 2017 से 2024 की अगर बात करें, 24 में फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाता है। इस पूरी जर्नी में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये इलेक्शन को लेकर फंडिंग है, इसको लेकर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही है जिससे ट्रांसपेरेंसी आ सके? देखिए,
समस्या जो है, इशू जो है वो विकट है। आप इलेक्शन में फंडिंग, पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए, और व्यक्ति का जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके पर्सनल रिसोर्सेज नहीं लगने चाहिए, क्योंकि अगर पर्सनल रिसोर्सेज कोई लगा के इलेक्शन लड़ता है तो उसका फिर वो रिटर्न चाहता है, राइट। और फिर सबके पास एसेट भी डिफरेंट होते भी नहीं होते होते, कम भी हो ज़्यादा भी हो, तो उसके कारण से भी डिफरेंस हो जाता है। एक पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से एक डिज़ायरेबल है कि या तो गवर्नमेंट फंड करे और या पब्लिक फंड कर दे। अमेरिकन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन का सिस्टम है, दूसरी जगह कई दूसरे सिस्टम्स हैं। अब ये इशू जो क्रैक करना है वो ये है कि भाई जो भी इलेक्शन लड़े उसको पब्लिक फंड कर दें, बजाय इंडिविजुअल खुद फंड करें। अब हमारी देश की जो स्थिति है, हमारे यहाँ पे एक अच्छी एस्टेब्लिश 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है कि भाई हर कोई आदमी इलेक्शन, रीजनल पार्टीज़ का काफ़ी, रीजनल पार्टीज़ का, इनका बहुत बहुत ज़्यादा सिस्टम है। तो आप किसको तो फंड करो पब्लिकली भी, और दूसरा गवर्नमेंट फंड करे ना करे। गवर्नमेंट को फंडिंग करने में काफ़ी इश्यूज हैं कि गवर्नमेंट इलेक्शन कराए या इलेक्शन में लड़ने वालों को फंड करते रहे। फिर गवर्नमेंट जिस पार्टी से है फिर फंड किसको करे, दे, इसमें किसको भी नहीं दे। इसमें तो भी गवर्नमेंट फंडिंग हमारे यहाँ पे रूल्ड आउट है अभी तक। गवर्नमेंट फंड पब्लिक में कौन फंड करे, पब्लिक कॉर्पोरेट्स फंड करें या इंडिविजुअल फंड करें। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स लोगों को वो फंडिंग बहुत कम है, ना के बराबर ही है। कॉर्पोरेट फंडिंग, बिजनेस फंडिंग है, वो फंडिंग प्रोमिनेंट है। अब बिजनेस फंडिंग जो है वो और कॉर्पोरेट फंडिंग जो है वो देश में डिवाइसिवनेस इतनी है पॉलिटिकल, तो वो ये नहीं देना चाहते कि भाई ये रूलिंग पार्टी सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है। तो रूलिंग पार्टी सेंटर में अगर ये देखे कि भाई स्टेट में पार्टी है उसको मैं दे रहा हूँ, तो वो मेरे खिलाफ कुछ ईडी लगा देगी, वो कर देगी, उस तरह की स्थितियाँ सीबीआई लगा देगी। या स्टेट में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ ना दूँ और केवल सेंटर में दूँ, तो स्टेट वाले कुछ ना कुछ लगा देंगे मेरे खिलाफ, मेरे को काम करना। ये बड़ी विकट सी स्थिति है इस देश में कि आपका पॉलिटिकल फंडिंग जो है, कैंडिडेट्स की फंडिंग, वो उसका कोई एक सोल्यूशन ठीक नहीं है और है ही नहीं। इसलिए जो मैं इसमें लिखता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाज ए वेरी प्रैक्टिकल एंड द लीस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट वे ऑफ फंडिंग, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फेयर इनफ। अब उसको भी आप 1.5-2 साल हो गए, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद कोई बेहतर फंडिंग का तरीका आ गया क्या? उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले जो तरीका था वो बेहतर था क्या? हम अब सुप्रीम कोर्ट भी या कोई भी कोर्ट कोई तय करें या सरकारें तय करें, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि भाई इस जो भी आप डिसीजन लेंगे, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस। सुप्रीम कोर्ट केवल ये कि भाई इसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या, राइट। और वो हाई प्रिंसिपल्स पे या किसी पे चीज़ पे तय कर दे, वो भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो मैं तो इस निर्णय से अपने आप को सहमत नहीं पाता। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बॉन्ड्स थे उसमें अगर ये पता चलता कि कहाँ से फंडिंग आ रही है और किस पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है, तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा अच्छे से होती? वो प्रॉब्लम यही है, ट्रांसपेरेंसी आप बिल्ड कर दीजिए। इस तरह की स्कीम पहले भी है थी कि जिसमें कॉर्पोरेट किसको दे रहा है वो दे सकता है, वो आज भी है। समस्या यही है कि जब ये पता है कि मैं किसको फंडिंग दे रहा हूँ, तो फिर मुझे रेट्रीब्यूशन का डर रहता है कि मैंने इनको फंडिंग दे दी, स्टेट में नहीं दी, स्टेट को दे दी, भारत सरकार में जो भारत को रूल कर रही है उस पार्टी को नहीं दी, तो जो मेरे खिलाफ रेट्रीब्यूशन होता है। तो आप अगर इसमें ये लिख दें कि किसको बॉन्ड दे रहे हो, किसको तो फिर उसके बाद वो जो प्रोटेक्शन है कि ये चीज़ मेरी छुपी हुई है कि मैं किसको दे रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें वैलिड हैं, बैंक अकाउंट से हो रहा है, बैंक अकाउंट में जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन अगर ये
हो तो फिर वो बॉन्ड स्कीम जो थी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली स्कीम नहीं रहेगी, उसमें फिर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, क्योंकि फिर पता चल जाएगा फिर कि वही पता सबको। लगेगा। लेकिन ये अगर जनता के अगर बात करें हम, क्योंकि इलेक्शन जनता के लिए करवाया जाता है, जनता का इसमें भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है, तो उन्हें भी तो ये जानने का अधिकार है कि जो पार्टी इलेक्शंस लड़ रही है उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है। देखिए, ये वाजिब बात है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन इतनी इंक्वायरी की किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया, ये मेरे ख्याल से जनता इस चीज़ को जानने में कितनी इंटरेस्टेड है, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट, कि एक्स ने वाई पार्टी को कितना पैसा दिया, कब दिया, राइट। बट मतलब अगर इसमें ये पता लग जाता है कि भाई इस पार्टी को इतना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में आया, दैट शुड बी ना। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट है, उसने फंडिंग की। हम ऐसा देखते हैं कि कई बार आपने बताया ना कि सिस्टम में बहुत बार होता है कि अगर आपको कहीं से फ़ायदा मिल रहा है तो आप भी उनको फ़ायदा देते हैं, दोनों तरफ से काम होता है। तो कई बार ये होता है कि ये दोनों तरफ से काम होते रह जाता है, लेकिन जो एक्चुअली में जनता के लिए काम करना है वो नहीं हो पाता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कि क्विड प्रो को या अपना काम निकाल, कोई भी बिजनेसमैन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन दे रहा है, तो अगर आप ये मान के चल रही हैं कि वो देश के हित में बेहतर इलेक्शन कराने के लिए, प्योरिटी ऑफ इलेक्शन के लिए ऐसा फंडिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। हर एक के इंटरेस्ट है पॉइंट, और हर बिजनेसमैन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में डोनेशन दे रहा था वो पहले किसी दूसरे रूप में डोनेशन दे रहा था, आज भी किसी दूसरे रूप में डोनेशन दे रहा है। डोनेशन खत्म नहीं हुआ, क्विड प्रो को खत्म नहीं हुआ, केवल एक मेथड जो है वो मेथड खत्म हुआ है। इससे पहले जब इलेक्ट्रल बॉन्ड से, और ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ, बहुत सारे कॉरपोरेट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में से पैसे निकालेंगे, उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे या कोई शेल कंपनीज वगैरह बना के निकालेंगे और जाके कैश में डोनेशन देते थे। ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक, वाइट का ब्लैक, सॉरी, हाँ, राइट। क्यों, कहाँ से, अगर उनके या तो ब्लैक है तो ब्लैक ही दे देंगे, और नहीं तो वाइट को ब्लैक करके दे देंगे, क्योंकि उस समय वही प्रथा है। आज भी आपको पूछना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास डोनेशन आने कम हो गए क्या? कम नहीं हुए तो कैसे आ रहे हैं? तब आपको पता लगेगा कि भाई जो वाइट में डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आ रहे थे वो उससे तो काफ़ी कम हो गए, और वो जो ओपेक फंडिंग पहले होती थी वो ओपेक फंडिंग बढ़ रही है, ब्लैक में फंडिंग अभी भी आ रही है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई स्कीम आए जिससे जो ये ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे। आप बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए। हमारा इवोल्यूशन, अगर हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे लोगों के भी स्टैंडर्ड्स, राइट। अब आप एक दूसरी चीज़ इसी में देखिए, बड़ा आपको, हमारे देश में दल बदल कानून है। दल बदल कानून क्यों है? और अमेरिका में एवरी सीनेटर, एवरी कांग्रेसमैन इज़ फ्री टू वोट, राइट। वहाँ जब वोटिंग होती है किसी पे, तो रिपब्लिकन इधर वोट कर देता है, उसमें कोई उनको कुछ नहीं कहता, कोई उनको पार्टी से नहीं निकलता, कोई विप जारी नहीं होता, राइट। और यहाँ पे विप जारी करके तुरंत यहाँ पे हमने उस कानून को पिछले, मैं तो ये आया था 1985 में शायद कानून आया था, 40 साल हो गए। इस कानून को हमने टाइटन करते, लेकिन हम वो जो समस्या उसको सॉल्व करना चाहते थे वो आज भी हम सॉल्व कर पाएंगे? रियलिटी अलग है बहुत सारी, तो उस रियलिटी को अगर हम स्वीकार करके उसके हिसाब से सोल्यूशन, अब मे बी लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, जो प्योरिस्ट डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से दल बदल कानून जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी वर्स्ट कानून है। क्यों आप किसी भी इंडिविजुअल लेजिस्लेचर की फ्रीडम पे कि उसका जो क्वेश्चन उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं उसको, राइट।
हमारी अभी डेमोक्रेसी डेवलपिंग स्टेज में है, हम अभी बहुत रास्ता हमें आगे तय करना है। इंशाल्लाह किसी न किसी दिन ये सब चीज़ें हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल की चीज़ें बेहतर ही होंगी। और बिल्कुल जी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, हमने एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं फील्ड पे बहुत एस्पिरेंट से मिलती हूँ, उनसे सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन बहुत इस एग्ज़ाम को लेके बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। कोई 4 साल 5 साल से प्रिपेयर कर रहा होता है, उसमें से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो हताश हो जाते हैं। उनको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब इतने टाइम से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अब तो ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो अब प्रिपेयर करना भी चाहते हैं, अगर आपकी तरफ से कोई एक संदेश आप उनको देना चाहें तो वो इस कैमरे में देख के एक बार देखिए, मेरा तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। आईएएस कोई कैरियर नहीं है, आईएएस कोई प्रोफेशन नहीं है, राइट। जैसे मेडिकल प्रोफेशन है या इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, ये आईएएस कोई इस तरह का प्रोफेशन नहीं है। तो आप आईएएस एक सर्विस है, एक पब्लिक सर्विस है, बड़ी अच्छी आपको समाज में इज्जत देती है। तो पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से आईएएस को ओनली एंड सोल कैरियर बनाना ही अनुचित है। केवल उसके लिए ही तैयार करें, अपनी ज़िंदगी लगा दें, वो अनुचित है। आप पहले अपना मेन प्रोफेशन तय करिए कि आप क्या ज़िंदगी में किस प्रोफेशन में रह के काम करना चाहते हैं। इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, व्हाटएवर जो भी आपके दिमाग में, जैसे मैंने तय किया कि अकाउंटेंट्स का प्रोफेशन जो है वो मेरे लिए ठीक है, और उस प्रोफेशन में एक्सेल करिए। उस प्रोफेशन के लिए आप अपनी पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। साथ में आपका चूँकि पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट है, तो उस पब्लिक सर्विस के लिए आप अपेयर करते रहिए अपने एग्ज़ाम में। आप सक्सीड कर जाते हैं तो ठीक है, नहीं सक्सीड करते हैं तो कोई बात नहीं, आपका जो मेन प्रोफेशन है उस तरफ चले जाइए। आप ज़रा एक चीज़ देखिए, 10 लाख लोग अगर 200 पदों के लिए कोशिश कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द चांस ऑफ सक्सेस? 5,000 में से या 50,000 में से एक आदमी सिलेक्ट होता है, तो वो चांस बहुत मुश्किल चांस है। उसके पीछे लगे रहना बेवकूफ़ी है मेरी नज़र में, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, कई बड़े काबिलियत हैं, हमसे ज़्यादा काबिलियत वाले लोग होंगे, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे चीज़ चांस पे फ़र्क पड़ता है, कैसा पेपर आया, किस दिन क्या हुआ, उस दिन आप पूरी तरह से सो पाए थे या नहीं हो पाए थे। ऑल मैनी थिंग्स है आपके मुकाबले, क्योंकि एक अकेले का तो नहीं है ना कि भाई मुझे ये टेस्ट पास करना है, मुझे 15 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है, 15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है। अगर तो 15 सेकंड में अगर 100 मीटर दौड़ना है, सभी दौड़ सकते हैं, या जो भी उस क्वालिफाइड हों वो सब दौड़ देंगे, राइट। उसमें आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर ये है कि भाई कौन फर्स्ट आएगा, केवल फर्स्ट को ही रिवार्ड मिलेगा, वही जीता जाएगा, उसी को गोल्ड मेडल मिलेगा और किसी को कुछ नहीं मेडल मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैं ही वो जीतूंगा। तो आप अपनी पूरी एनर्जी को अपने मेन प्रोफेशन पे लगाइए, इस पे आप तैयारी कीजिए। सक्सेस होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो अपना मेन काम करिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमें। मैं ऑडियंस को भी कहूँगी कि आप जो नो मिनिस्टर किताब है वो ज़रूर पढ़ें, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। जो एस्पिरेंट ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं उन्हें तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्हें खुद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि लाइफ में कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, आपका माइंडसेट जो है वो सोल्यूशन बेस्ड हो, तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझसे बात करके अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा। एंड यू आर वेरी प्लेजेंट एंड यू हैव, आई थिंक पूरी किताब पढ़ी आपने, उसमें से वो अच्छे कॉर्नर से सवाल निकाले जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया।